एक बार क्या हुआ कि एक बिल्ली किसी दीवार से सटे पड़ी हुई थी। कुछ लोगों की नजर पड़ी। पहले लोगों ने सोचा कि शायद सो रही होगी, लेकिन फिर समझ आया कि बिल्ली तो बेहोश है, सांस चल रही थी उसकी। तो लोगों ने बिल्ली को उठाया, एक कमरे में ले गए, मुंह पर पानी के छींटे मारे, बिल्ली की आवाज निकालने की नकली एक्टिंग की। जैसे तैसे कुछ देर बाद उसकी आंखें खुल गईं। लोगों ने उसे छोड़ दिया। 1-2 दिनों में कुछ ठीक हुई और लड़खड़ा कर ही सही लेकिन चलने लगी। 4-5 दिन बीतने पर वो बिल्ली बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पहले की तरह। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या था। शायद इसलिए भी नहीं समझ आया क्योंकि उन्हें 2 घटनाओं की बहुत बारीक जानकारी नहीं थी। पहली घटना घटी थी काबुल से तेहरान के रास्ते में, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ। दूसरी घटना घटी दिल्ली के विक्रम होटल में, कुछ फ्रेंच टूरिस्ट्स के साथ। हुआ यह था कि बिल्ली के बीमार होने से कुछ साल पहले एक आदमी ने काबुल से तेहरान जाते हुए एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को कुछ खाने के लिए दे दिया। ड्राइवर को वो सीख नहीं मिली थी कि रास्ते में कोई अनजान कुछ दे खाने के लिए तो नहीं खाना होता है। ड्राइवर ने खा लिया, नतीजा उसकी मौत हो गई। कट टू दिल्ली का विक्रम होटल। यहाँ एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स रुके हुए थे। वो सब भारत घूमने आए थे। इन पर्यटकों के ग्रुप के साथ वही आदमी टूर गाइड बनकर जुड़ गया जिसने कैब ड्राइवर को खाने के लिए कुछ दिया था। उसने इस ग्रुप को वही गोली खाने के लिए दे दी, बहलाया ये कहकर कि ये एंटी डाइसेंट्री मेडिसिन है, पेचिश ठीक करने की दवाई, यानी इसे खा लेने से पेट दुरुस्त रहेगा। सबने खा लिया। कुछ ही देर में सबको नींद आने लगी, वो बेहोशी की हालत में जाने लगे। लेकिन इस बार दवाई ने गड़बड़ कर दी। टूरिस्ट पूरी तरह बेहोश नहीं हुए। वो समझ गए कि टूर गाइड कोई चोर है और नशे की हालत में उनका सामान और पैसा चुराने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंच पर्यटकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इन 2 घटनाओं का उस बिल्ली से क्या कनेक्शन जो बेहोश हो गई थी? कनेक्शन यह है कि उसने भी वही दवाई खाई थी जिसका इन 2 घटनाओं में जिक्र आया, और दवा खिलाने वाला भी वही आदमी था, वही चोर। लेकिन वो बिल्ली से क्या ही चुरा सकता था? असल में उसने बिल्ली को गिनी पिग की तरह ट्रीट किया और एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि पहली बार में दवा खाने से ड्राइवर मर गया, यानी हैवी डोज हो गया। दूसरी बार में लोग जल्दी ही उठ गए थे, यानी लो डोज। बिल्ली को सही अमाउंट में डोज दिया गया था, वो पर्याप्त समय बेहोश रही और फिर नॉर्मल हो गई थी। लेकिन वो आदमी ये प्रयोग क्यों कर रहा था? क्योंकि उस चोर का नाम था चार्ल्स गुरमुख शोभराज, और वो बंद था एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल में, जहां से फरार होने के लिए चार्ल्स शोभराज ने एक बिल्ली को गिनी पिग बना दिया था। तो आज कहानी तिहाड़ जेल की, जिसका नाम सुनकर लोग खौफजदा होते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसी जेल में बैठकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो किस्सा के इस एपिसोड में तिहाड़ की ऊंची और मोटी दीवारों के बीच घटी कहानियों का पुलिंदा पेश करेंगे। ऐसी कहानियां जिनमें कभी मकबूल भट्ट किरदार होगा तो कभी अफजल गुरु, जिसकी फांसी पर जेलर सुनील गुप्ता की आंखों से आंसू आ गए थे। कुख्यात कहानियों के साथ बात उन सुधारों की भी होगी जो किरण बेदी ने करवाए। अंत में ये भी बताएंगे कि तिहाड़ जेल में एक बार कॉन्डोम रखने को लेकर बहस क्यों हो गई। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और खबर गांव लेकर हाजिर है किस्सा तिहाड़ जेल का। साल 1947 में देश को आजादी के साथ मिले विभाजन के जख्म, पाकिस्तान बना और शुरू हुआ पलायन का दौर। मारकाट और हिंसा के बीच लोग सरहदें लांघ रहे थे। एक जनाब थे बद्रे आलम, वो भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। राजधानी दिल्ली में उनकी खूब जमीनें थीं। एक जगह तो इतना बड़ा प्लॉट था कि वहां पूरा गांव बसा हुआ था। 7,000 की आबादी रहा करती थी, 5,000 मुसलमान, 2,000 दलित। उस दौर में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट हुआ करती थी, बेगम अनीस किदवई। वो अपनी किताब आज़ादी की छांव में इस गांव का किस्सा दर्ज करती हैं, जिससे पता चलता है कि दिल्ली प्रशासन ने बद्रे आलम के साथ आधिकारिक तौर पर एक डील की थी। डील ये थी कि दिल्ली के इस प्लॉट के बदले उन्हें पाकिस्तान में जमीन दी जाएगी। इस डील के बाद 7,000 लोगों को गांव खाली करनी पड़ी थी, और तब गांव में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए रहने की जगह बनाई गई। इस गांव का नाम है तिहाड़, वही तिहाड़ जिसका सरनेम एक अरसे से जेल है, यानी तिहाड़ जेल।
पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी और हरिनगर से सटा इलाका जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कहानी बताती है कि शुरुआती वक्त से ही इस गांव में कोई जेल तो नहीं थी। एक छोटी जेल हुआ करती थी दिल्ली गेट के इलाके में, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। यह जेल 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बनवाई थी। साल 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले की साजिश रचने वालों को भी इसी दिल्ली गेट वाले जेल में रखा गया था। बहरहाल आजादी के बाद शहर तेजी से फैलने लगा, जनसंख्या बढ़ी, अपराध भी बढ़ने लगे। कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन दिल्ली गेट जेल बहुत छोटी पड़ने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि कैदियों को ठीक से रखना तक मुश्किल था। तब साल 1958 में तिहाड़ गांव के इलाके में जेल ट्रांसफर कर दिया गया। टाइमलाइन यह है कि शुरुआत में सिर्फ एक सेंट्रल जेल बनाई गई थी जिसमें 1273 कैदियों को रखने की कैपेसिटी थी। एक बात यह भी है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तो बना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी तरह उसके पास नहीं आया। जैसा कि जेलों पर 1966 तक दिल्ली की जेलों का कंट्रोल पंजाब सरकार के पास ही था, लेकिन जेल की स्थितियों में सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए कंट्रोल पंजाब से दिल्ली के हाथों में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद तिहाड़ जेल की दीवारें ऊंची होने लगी और जेल के भीतर कुख्यात कहानियों का अंधेरा बढ़ता गया। तिहाड़ जेल की वेबसाइट से पता चलता है कि 1984-85 के बाद तिहाड़ जेल का विस्तार होता है। आज तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स है। यह करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है। कभी 1273 कैदियों की क्षमता वाला ये जेल अब 10,026 कैदियों की क्षमता तक पहुंच चुका है। हालांकि फिलवक्त इस जेल में बंद हैं 19,500 कैदी, यानी क्षमता से लगभग 2 गुने। चलिए, ये तो थी तिहाड़ की एक बेसिक कहानी। अब उन कहानियों की ओर कान घुमाते हैं जो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे घटती हैं। तारीख 8 मई 1981। इस दिन तिहाड़ जेल में एक नया अफसर आया था। नाम था सुनील कुमार गुप्ता। उम्र सिर्फ 24 साल। हाथ में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP रैंक का नियुक्ति पत्र था। सुनील गुप्ता इससे पहले ईस्ट रेलवे में कार्यरत थे, लेकिन उन्हें वर्दी पहनने का शौक था। जेल की नौकरी फैसिनेट करती थी, इसलिए उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर तिहाड़ जेल ज्वाइन करने का मन बना लिया। नौकरी मिलने की जो फॉर्मेलिटीज थी उन्होंने पूरी कर ली थी। नियुक्ति पत्र लेकर तिहाड़ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो जेल सुपरिटेंडेंट यानी जेल अधीक्षक BL विज के दफ्तर पहुंचे, कहानी पलट गई। विज ने साफ कह दिया कि यहाँ ASP की कोई पोस्ट खाली नहीं है। सुनील गुप्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर आकर सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर एक कोट टाई पहने शख्स पर पड़ी। पहनावा देखकर सुनील गुप्ता को लगा कि ये जेल का कोई बड़ा अधिकारी है। सम्मान में वो खड़े हो गए। सुनील गुप्ता के चेहरे पर शिकन देखकर उस आदमी ने पूछा, क्या परेशानी है भाई? सुनील गुप्ता ने अपना सारा दुखड़ा उस शख्स के सामने रख दिया। उसने पूरी बात सुनने के बाद कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। ये कहते हुए वो विज के कमरे में चला गया। सुनील गुप्ता अपनी किताब ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ तिहाड़ जेलर में लिखते हैं, करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद वो शख्स जेल अधीक्षक के ऑफिस से बाहर आया। उसके हाथ में एक कागज था जिसके ऊपर लिखा था कि सुनील गुप्ता को तिहाड़ में ASP नियुक्त किया जाता है। सुनील गुप्ता अपनी किताब में आगे बताते हैं कि उन्होंने वहां पास खड़े एक शख्स से पूछा कि ये सूट बूट वाला आदमी कौन है। उसने बताया, ये तिहाड़ जेल का सबसे ताकतवर कैदी है, इसका नाम है चार्ल्स सोबराज। तिहाड़ जेल के भीतर कोट पैंट में घूमते चार्ल्स सोबराज का जन्म वियतनाम के सौगोन शहर में हुआ था। माँ वियतनामी थी, पिता थे भारतीय सिंधी। पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। कम उम्र से ही चार्ल्स चोरी, धोखा और अपराध के रास्ते पर निकल चला था। साल 1971 की बात है, चार्ल्स भारत आया। उसी समय अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भारत के दौरे पर आए हुए थे। दिल्ली के अशोका होटल में उनके ठहरने का बंदोबस्त था। चार्ल्स भी उस दिन उसी होटल में रुका हुआ था। इस दौरान उसने एक चाल चली। होटल के एक डांसर से दोस्ती कर ली, खुद का नाम राजकुमार बताया। फिर होटल से ही पास के एक ज्वेलरी शॉप वाले को फोन किया। बोला, मैं अशोका होटल में रुका हुआ हूँ, मुझे कुछ हीरे जड़े गहने खरीदने हैं। कुछ सैंपल्स अपने आदमी के हाथों होटल में भेज दो, मैं होटल में ही पसंद करके खरीद लूंगा। शॉप से गहने आ रहे थे। इधर उसने होटल वालों से कॉफी मंगवा ली। कॉफी में एक नशीली दवाई मिला दी। दुकान से एक आदमी गहने जब ले आया तो चार्ल्स ने वही कॉफी उसे ऑफर की। उस बिल्ली, टैक्सी ड्राइवर और फ्रेंच पर्यटकों की गुट की तरह उसने भी चार्ल्स पर भरोसा कर लिया। कॉफी पी ली, फिर बेहोश हो गया। चार्ल्स ने गहने समेटे और कमरे से फरार। लेकिन जाते जाते एक गलती कर गया। उसका पासपोर्ट कमरे में ही रह गया। इसी पासपोर्ट की वजह से उसकी पहचान उजागर हुई थी, जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था।
चार्ल्स शोभराज को चोरी के मामले में जल्द ही पकड़ लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाई। शोभराज ने पेट दर्द का नाटक किया, इलाज के लिए उसे वेलिंगटन अस्पताल ले जाया गया। वहीं उसने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। कुछ साल तक चार्ल्स पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। फिर साल आया 1976 का। उसकी किस्मत ने दोबारा पलटी खाई। फिर वही शहर दिल्ली और एक होटल, लेकिन इस बार होटल विक्रम था जहां उसकी गिरफ्तारी होनी थी। कैसे, वो कहानी वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको सुनाई। विक्रम होटल में गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स को तिहाड़ जेल में कैद किया गया था, लेकिन तिहाड़ की दीवारें भी उसके लिए छोटी पड़ने वाली थी। चार्ल्स शोभराज ने धीरे धीरे तिहाड़ के अंदर अपना असर जमा लिया। उसे कभी आम कैदियों की तरह कोठरी में बंद नहीं किया गया। अक्सर वह प्रशासनिक दफ्तरों में बैठा दिखाई देता था, जहां चाहता वहां आ जा सकता था। जेल अफसरों को वह अपने बराबर समझता था। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर भी था, जिसमें उसने कई अफसरों की रिश्वत मांगने वाली बातें रिकॉर्ड कर रखी थी। यही उसकी असली ताकत थी। तिहाड़ के भीतर भी चार्ल्स कानून से नहीं, सिस्टम से खेल रहा था। अपनी किताब ब्लैक वारंट में सुनील गुप्ता लिखते हैं कि शोभराज तिहाड़ जेल की बड़ी सेल में अकेले रहता था। उसकी जेल में सी क्लास के कैदी नौकर के तौर पर मिले हुए थे, जो उसकी मालिश करते थे, उसके कपड़े धोते और उसके लिए खाना तक बनाते थे। सुनील गुप्ता आगे लिखते हैं कि जेल में शोभराज के पास किताबों से भरी हुई एक शेल्फ थी। उसको अलग से पलंग, मेज और बैठने की कुर्सी भी दी गई थी। उसका सेल एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह लगता था। जेल में उसका इस कदर रौब था कि लोग उसे चार्ल्स साहब कहकर पुकारते थे। साल 1981 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नाम की एक संस्था ने तिहाड़ जेल की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि शोभराज और उसके करीबी साथियों ने जेल के भीतर अपने ठिकाने बना रखे हैं। वहीं से वे अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। जो भी उनके खिलाफ जाता उसे डराया जाता है, जरूरत पड़ी तो पीटा भी जाता है। शोभराज की गर्लफ्रेंड का नाम था शिरीन वॉकर। शोभराज ने उसे भारत बुला रखा था। जब भी वह दिल्ली आती, सीधे 5 स्टार होटलों में ठहरती। जेल की दीवारें उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बन पाई। PUCL की रिपोर्ट में यह तक दर्ज है कि शिरीन वॉकर लगातार कई दिनों तक तिहाड़ जेल के पुलिस अधीक्षक के कमरे में बैठकर चार्ल्स से घंटों मुलाकात करती रही। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस में शोभराज को लेकर एक सनसनीखेज खबर छपी। खबर थी कि शोभराज जो चाहे जैसे चाहे अपनी मन मर्जी से तिहाड़ जेल के भीतर मौज में जी रहा है। खबर सामने आते ही सरकार हरकत में आ गई। तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने बिना किसी पूर्व सूचना के देर रात तिहाड़ जेल पहुंचने का फैसला किया। सुनील गुप्ता बताते हैं कि उस शाम एक गार्ड दौड़ता हुआ उनके पास आया और घबराकर पूछा कि क्या गृह मंत्री को अंदर आने दिया जाए। सुनने में यह आज अजीब लगता है, लेकिन तब तिहाड़ के हर गार्ड को यही सिखाया गया था कि प्रशासन की इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा, चाहे सामने देश के गृह मंत्री ही क्यों न खड़े हों। सुनील तुरंत गेट पर पहुंचे। गृह मंत्री ने साफ कहा कि वो चार्ल्स शोभराज से मिलना चाहते हैं। जैसे ही वे उसके सेल में पहुंचे, उन्होंने हिंदी में पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है। सुनील ने सवाल का अंग्रेजी अनुवाद किया। शोभराज ने पूरी ठंडक के साथ अंग्रेजी में जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे कोई शिकायत नहीं है। उसे एक मुलाकात ने तिहाड़ के भीतर चल रही हकीकत को और साफ कर दिया। सुनील गुप्ता अपनी किताब में बताते हैं कि जब वे गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को अगले वार्ड की तरफ ले गए, तभी अचानक 2 कैदी भज्जी और दीना जोर जोर से नारा लगाने लगे, चाचा नेहरू जिंदाबाद। माहौल एकदम अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद मंत्री के सचिव उन्हें अलग ले गए। वहां कैदियों ने साफ कह दिया कि जेल के अंदर सब कुछ आसानी से मिल जाता है, नशा भी, शराब भी, जो चाहो वो। अगले ही दिन अखबारों में खबर छप गई। बताया गया कि कैदियों ने सचिव को शराब की एक खाली बोतल तक दिखा दी थी, यह साबित करने के लिए कि तिहाड़ में यह सब कितना आम है। इस पूरे हंगामे के सिर्फ 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। तिहाड़ जेल के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उनमें सुनील गुप्ता का नाम भी था। गुप्ता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कैदियों को मंत्री के सामने लाने का फैसला उनका नहीं था। 1.5 महीने बाद उन्हें दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि निलंबन के पूरे दौर में चार्ल्स शोभराज सुनील गुप्ता के संपर्क में बना रहा। उसने उन्हें पैसों की मदद तक की पेशकश की, लेकिन गुप्ता ने साफ मना कर दिया। 16 मार्च 1986 रविवार का दिन, सुबह का वक्त। ये वक्त तिहाड़ के इतिहास में दर्ज होने वाला था। इस दिन चार्ल्स का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर वो एक खतरनाक चाल चलने वाला था। पूरी स्क्रिप्ट पहले ही तय हो चुकी थी। चार्ल्स के 2 साथी जेल में जन्मदिन मनाने घुस जाते हैं। एंट्री बहुत मुश्किल नहीं थी। जेल के सिपाहियों को रास्ते से हटाने के लिए 50-50 रुपए थमा दिए गए थे। बाहर से आए दोनों लोग मिठाई लेकर आए थे। रात जैसे ही चढ़ी, जेल के भीतर मौजूद सिपाहियों को मिठाई बांट दी गई। सिपाहियों ने मिठाई खा ली
और नतीजा वही जो बिल्ली का हुआ था। सिपाही बेहोश हो गए। चार्ल्स शोभराज के साथ उसके जन्मदिन की रात तिहाड़ जेल से 12 कैदी फरार हो गए। जेल के बाहर एक गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। शोभराज जाते समय तिहाड़ के एक सिपाही को भी साथ ले गया ताकि बाहर तैनात पुलिस को लगे कि यह सब पुलिस की रजामंदी से हो रहा है। जेल ब्रेक के बाद सबसे पहले हड़कंप मचाया सिपाही आनंद प्रकाश ने। वह जेल के पास बने क्वार्टर से दौड़ता हुआ आया। उसने मोटे कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। जब उसने उप अधीक्षक के दफ्तर की घंटी बजाई तो डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पाया। उसके मुंह से बस इतना निकला, दौड़िए तुरंत। बाद में जेल नंबर 3 के सहायक सब इंस्पेक्टर वीडी पुष्करणा ने बताया कि उस वक्त जेल के सारे गेट खुले पड़े थे। गेटकीपर, सुरक्षा स्टाफ, यहां तक कि ड्यूटी अफसर शिवराज यादव भी या तो सो रहे थे या सन्न खड़े थे। गेट की चाबियां अपनी तय जगह से गायब थीं। सुनील गुप्ता बताते हैं कि उस दिन वह घर पर दूरदर्शन पर फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक फिल्म रोक दी गई। ब्रेकिंग न्यूज चली कि तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज भाग निकला है। यह सुनते ही वह सीधे जेल पहुंचे। वहां का नजारा चौंकाने वाला था। जो भी सिपाही बेहोश पड़े थे उनके हाथ में 50 रुपए का नोट फंसा हुआ था। तभी समझ में आ गया कि यह सब पहले से प्लान करके किया गया है। दिल्ली के उप पुलिस आयुक्त अजय अग्रवाल ने भी यही बताया। उनके मुताबिक 2 लोग जेल आए थे। उन्होंने एक कैदी का जन्मदिन मनाने के लिए फल और मिठाई बांटने की इजाजत मांगी। वार्डन शिवराज यादव ने अनुमति दे दी, जिसके बाद यह जेल ब्रेक हुआ। जांच में एक और नाम सामने आया, ब्रिटिश नागरिक डेविड हॉल। कुछ दिन पहले ही वह तिहाड़ से रिहा हुआ था। उसे नशीली दवाओं की तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में उसकी दोस्ती शोभराज से हो गई थी। शोभराज ने उसकी जमानत की अर्जी लिखने में मदद की थी। रिकॉर्ड से पता चला कि भागने से ठीक पहले डेविड शोभराज से मिला था। उसने उसे एक पैकेट सौंपा था। डेविड को सिर्फ 12,000 रुपए में जमानत मिल गई थी। आमतौर पर जमानत मिलते ही लोग घर चले जाते हैं, लेकिन डेविड वापस तिहाड़ आया सिर्फ शोभराज को भगाने के लिए। तिहाड़ में कैद रहे कुख्यात कैदियों में से एक नाम था मकबूल बट्ट। साल 1966 में सीआईडी इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि फैसला सुनते समय मकबूल ने भरी अदालत में कहा था, जज साहब वो रस्सी अभी बनी नहीं जो मकबूल को फांसी दे सके। तब मकबूल श्रीनगर के जेल में था। 4 महीने बाद ही उसने जेल से 38 फीट लंबी सुरंग खोदी और पैदल चलते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके फरार हो गया। पीओके में 8 साल बिताने के बाद मकबूल बट्ट दोबारा जम्मू कश्मीर लौटा। हिंदवाड़ा और बारामूला में बैंक लूट और एक बैंक मैनेजर की हत्या के आरोप लगे। यहीं से उसका नाम कश्मीरी उग्र राजनीति के केंद्र में आ गया। साल 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान गंगा के हाईजैकिंग की योजना भी उसी से जुड़ी हुई बताई जाती है। बीबीसी से बातचीत में हाईजैकिंग में शामिल हाशिम कुरैशी ने कहा था, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मकबूल का मकसद था कि कश्मीर की तरफ दुनिया का ध्यान जाए। हाशिम का कहना था कि एक साधारण सी बातचीत के दौरान किसी विदेशी विमान पर हमले की खबर सुनकर मकबूल ने कहा था, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। यहीं से गंगा हाईजैकिंग की सोच ने आकार लिया। मकबूल पकड़ा जा चुका था। उसे तिहाड़ जेल में रखा गया था। उसके ऊपर लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे थे। तिहाड़ जेल में मकबूल बट्ट के जेल की कहानी को सुनील गुप्ता अपनी किताब में दर्ज करते हैं। वो लिखते हैं कि जब उन्होंने मकबूल को पहली बार देखा तब तक वह तिहाड़ के कैदियों के बीच बहुत मशहूर हो चुका था। अगर किसी कैदी को कोई दिक्कत होती या जेल के सुपरिटेंडेंट का कोई मेमो आता तो जवाब फ्रेम करने के लिए वे सीधा या तो चार्ल्स शोभराज के पास जाते थे या फिर मकबूल बट्ट के पास। सुनील गुप्ता बताते हैं कि मकबूल काफ़ी शांत स्वभाव का पढ़ा लिखा कैदी था। जर्नलिज्म में डिग्री ले चुका था। वो हमेशा सफ़ेद खादी का कुर्ता पायजामा पहना करता था। मकबूल की कहानी में ट्विस्ट आया साल 1984 में, जब ब्रिटेन में भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे का अपहरण हुआ। किडनैपिंग जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की थी। JKLF ने बदले में मकबूल की रिहाई मांगी। जब भारत सरकार नहीं मानी तो महात्रे की हत्या कर दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने रातों रात मकबूल को फांसी देने का फैसला किया। मकबूल को 11 फरवरी 1984 की सुबह फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के बाद शासन प्रशासन को यह डर था कि अगर उसका शव किसी सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाया गया तो बवाल हो सकता है, कश्मीरी अलगाववाद और भी भड़क सकता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि मकबूल को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन किया जाएगा। सुनील गुप्ता बताते हैं कि उस वक्त तिहाड़ में मौजूद मुस्लिम कैदियों को ही मकबूल का कब्र खुदवाने और अंतिम रस्में निभाने का काम सौंपा गया, ताकि उसकी कब्र पूरी तरह से आम जनता से छिपी रहे। मकबूल को तिहाड़ जेल में दफन तो कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी हवा में तैरने लगी। कहा जाने लगा कि मकबूल को तिहाड़ की जिस कोठी में फांसी दी गई थी और जहां उसे दफन किया गया था, वहां उसकी आत्मा भटकती है।
ये भी कहानियां उड़ी कि आसपास रहने वाले कैदी अक्सर बताते हैं कि सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक साया खड़ा दिखाई देता है। डर इतना बढ़ गया कि एक कैदी ने अपने ही साथी की हत्या कर दी और बाद में कहा कि उसे मकबूल बट की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। यह डर सिर्फ अंधविश्वासी या कमजोर इरादे वालों कैदियों तक ही सीमित नहीं था। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस टीएसपी के जवान भी डरावने अनुभवों की रिपोर्ट देने लगे थे। रात की ड्यूटी में कई बार उन्होंने अलार्म बजाया और कहा कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति गले से पकड़ रही थी। जब भी तफ्तीश करने गए, कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 31 अक्टूबर के दिन उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। बेअंत सिंह मौके पर ही मारा गया, लेकिन सतवंत घायल होकर बच गया और बाद में गिरफ्तार हुआ। इस घटना के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों सिख मारे गए। तिहाड़ जेल में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जेल के सभी सिख कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया गया। जेल को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी तरह के हमलों से बचाने के लिए सिख कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें अलग वार्ड में रखा गया। दूसरी ओर इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल आरोपियों को तिहाड़ जेल लाया गया। शूटर सतवंत सिंह, साजिश रचने के आरोपी और बेअंत के चाचा केहर सिंह, एक सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, ये तीनों देश की प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी थे। इसलिए जेल में व्यवस्था टाइट कर दी गई। हाई सिक्योरिटी वार्ड बनाया गया। पूर्व जेलर सुनील गुप्ता के अनुसार सतवंत मजबूत कदकाठी का था, करीब 5 फुट 10 इंच लंबा। पूरा शरीर बैंडेज में लिपटा हुआ था। शुरुआत में वह हिंसक था, जेल कर्मचारियों पर हमला करता था, इसलिए उसे बेड़ियों में बांधना पड़ा। उसे जहर दिए जाने का डर था, इसलिए अलग रसोई का इंतजाम किया गया। 16 साल के लखी राम को उसका निजी रसोइया बनाया गया। खाना पहले डॉक्टर और सुरक्षा कर्मचारी चखते थे, उसके बाद ही उसे दिया जाता था। साल 1988 की बात है। सतवंत सिंह तब डेथ रो पर था और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सुरिंदर कौर, विरसा सिंह की बेटी, उससे शादी करने की जिद करने लगी। उसने अपने परिवार पर दबाव डाला और शादी 2 मई 1988 को तय हो गई। चूंकि सतवंत जेल में था, शादी आम तरीके से नहीं हो सकी। तब सुरिंदर ने पंजाब के एक गुरुद्वारे में उसकी तस्वीर के साथ शादी कर ली। यह शादी केवल प्रतीकात्मक थी, एक तरह से फोटो के जरिए हुई, लेकिन बाद में जेल में औपचारिकताएं भी पूरी की गईं। सतवंत ने इस शादी को साहसिक और खास माना। यह घटना जेल के इतिहास में अजीब और यादगार अध्याय बन गई। सुरिंदर ने बाद में कहा था कि वह सतवंत के बलिदान से प्रभावित थी। आखिरकार 6 जनवरी 1989 की सुबह आई। सतवंत और केहर को फांसी पर चढ़ाया जाना था। फांसी दे दी गई। उसके बाद जेल नंबर 3 के पास ही उसका अंतिम संस्कार हुआ। कुख्यात कहानियों से अब चलते हैं सुधार की कहानी की ओर, जिसकी मुख्य किरदार हैं डॉक्टर किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस। साल 1993 में जब उन्होंने तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी संभाली, तब वहां करीब 10,000 कैदी रहा करते थे। इनमें लगभग 500 महिलाएं और 50 बच्चे भी शामिल थे। जेल के हालात बेहद खराब थे, जिसे बदलने का जिम्मा किरण बेदी ने उठाया। तिहाड़ में रहते हुए उन्होंने कैदियों के स्वास्थ्य, सफाई और पुनर्वास पर लगातार काम किया। बाद में यही सोच इंडिया विजन फाउंडेशन की नींव बनी। तिहाड़ में कैदियों और पुलिस के बीच सकारात्मक रिश्ता बनाने के लिए उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर बेदी कहती हैं, किसी भी फील्ड ऑफिसर के लिए जेल की पोस्टिंग सजा वाली पोस्टिंग मानी जाती है। ऐसा माना जाता था कि जिस अफसर को सिस्टम पसंद नहीं करता, उसे जेल भेज दिया जाता है। बड़े गेट बंद हो जाते हैं और उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। संसाधन बहुत कम होते हैं। अगर दंगा हो जाए या कोई कैदी भाग जाए तो सारा दोष अफसर पर डाल दिया जाता है। डॉक्टर बेदी ने तिहाड़ में जो देखा उसे वल्चर कल्चर का नाम दिया। जेल पूरी तरह अकेली और कटी हुई संस्था थी। बाहर की किसी संस्था से कोई तालमेल नहीं था। उन्होंने इसे नरक और इंसानों का चिड़ियाघर भी बताया। रात में गश्त के दौरान उन्हें कैदी नशे में धुत दिखते थे, तो तय हुआ कि पहले कैदियों को नशे से ही दूर किया जाए। उनका पहला कदम था नशे के आदी हो चुके और नशा ना करने वाले कैदियों को अलग करना। फिर जेल के अंदर ही इलाज केंद्र शुरू किए गए। इसमें उनकी संस्था नवज्योति ने मदद की, जो पहले से नशा करने वालों के साथ काम कर रही थी। इसके बाद काउंसलिंग, योग और होम्योपैथी शुरू हुई। सबसे बड़ा कदम था जेल के अंदर ड्रग्स की सप्लाई रोकना। अवैध नेटवर्क तोड़े गए। महिलाएं और बच्चे सबसे बुरी हालत में थे। उनके लिए कोई महिला सुप्रिटेंडेंट तक नहीं थी। उनकी ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पीरियड्स की सफाई तो कल्पना से भी दूर थी। बच्चे उसी माहौल में पल रहे थे और बीमारियों के शिकार बन रहे थे। डॉक्टर बेदी की पहल पर जेल में योग शुरू हुआ।
आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज के प्रवचन हुए। सुबह 9 से 11 बजे तक पढ़ाई अनिवार्य की गई। देश भर के स्कूलों ने किताबें भेजी। फिर आया विपश्यना। 1000 कैदियों ने एक साथ ध्यान शिविर में हिस्सा लिया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात थी, अंदर आया बदलाव। इससे उनका 3C मॉडल बना, कलेक्टिव, करेक्टिव, कम्युनिटी बेस्ड। यह मॉडल आज भी लागू है। बेदी बताती हैं कि इस प्रोसेस के दौरान ऊपर से सिर्फ एक निर्देश था, तिहाड़ की दीवारों के अंदर जो करना है करो, लेकिन हमारे पास फंड या शिकायत लेकर मत आना। डॉक्टर बेदी ने इसी शर्त पर काम किया। उन्होंने शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया और NGOs के लिए अलग अलग नीतियां बनाई। जेल के अंदर पंचायत सिस्टम बनाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। जब वे बाहर भाषण देने जाती तो फीस लेती थी और उसी पैसे से जेल की महिलाओं और बच्चों के लिए संसाधन जुटाती थी। धीरे धीरे संसाधन खुद आने लगे। बाद में इंडिया विजन फाउंडेशन ने परी सैनिटरी पैड्स के साथ मिलकर महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर काम शुरू किया। जेलों में पैड बांटे गए, डॉक्टर सेशन हुए। उन्नीस में दिल्ली में एक NGO की शुरुआत हुई। नाम एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन, ABVA। NGO HIV, एड्स, यौन शोषण और यौन अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर काम करती थी। इस संस्था ने 1991 में लेस देन गे नाम से एक रिपोर्ट छापी, जिसमें समलैंगिकता को लेकर विस्तार से बातचीत की गई थी। रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा जेलों से जुड़ा था। इसमें बताया गया कि जेल के अंदर समान लिंग संबंध और यौन शोषण आम हो चुका है, खास तौर पर नए और युवा कैदियों के साथ। रिपोर्ट ने बहुत हलचल नहीं मचाई, लेकिन साल 1994 में तिहाड़ जेल में एक आयोजन हुआ और मुद्दा गर्म हो गया। हेल्थ डे का आयोजन था, जहां करीब 400 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को जेल के मरीजों की देखभाल के लिए बुलाया गया। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल भी तिहाड़ गए थे। डॉक्टर अग्रवाल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने हेल्थ डे के बाद बताया कि तिहाड़ जेल के अंदर 2 टीनेज वार्ड के दौरे के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि 2/3 से ज़्यादा कैदियों ने होमोसेक्सुअलिटी में शामिल होने की बात मानी। अग्रवाल ने मांग की कि एड्स से बचाव के तरीके के तौर पर जेल में कॉन्डोम बांटे जाएं, लेकिन इस पर तिहाड़ जेल में सुधारों की पैरवी करने वाली किरण बेदी भड़क गई। उन्होंने कहा कि तिहाड़ में आपसी सहमति से होमोसेक्सुअल एक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर होती हैं और बिना सहमति बिल्कुल नहीं, और कंडोम बांटने से अपराधियों में सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा ही मिलेगा। इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट में दर्ज है कि तब किरण बेदी ने कहा था कि मेरे कैदी इन आरोपों से दुखी हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो टिप्पणी दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का भी आया। उन्होंने कहा कि कॉन्डोम बांटे जाने चाहिए क्योंकि एड्स निश्चित रूप से होमोसेक्सुअलिटी से ज्यादा खतरनाक है। हेल्थ मिनिस्टर ने अपने लॉ सेक्रेटरी से ये तक कह दिया था कि देखिए कि इसके लिए क्या हम कानून में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं। अगस्त 2011 में तिहाड़ जेल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया था, जब एक्टिविस्ट अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए तिहाड़ जेल लाया गया। 16 अगस्त को शाम 4 बजे उनकी एंट्री ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि हजारों समर्थक तुरंत जेल के बाहर जमा हो गए और 74 साल के अन्ना हजारे की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। मजेदार बात यह थी कि अन्ना को जेल नंबर 4 में रखा गया था, वही जगह जहां हाई प्रोफाइल नेता जैसे ए राजा और सुरेश कलमाड़ी बंद थे, जिनके खिलाफ वह भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार ने जल्दी से स्थिति को संभालने की कोशिश की और हजारे को छोड़ने का आदेश दिया, साथ ही केस भी वापस लेने को कहा, लेकिन टीम अन्ना तब तक नहीं मानी जब तक उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इस तरह एक अजीब स्थिति बन गई जहां जेल प्रशासन परेशान था कि बंदी खुद जाने को तैयार नहीं है। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट शिवराज यादव ने प्लान बनाया। एक्टिविस्टों को सरकारी वार्ता के बहाने जेल हेडक्वार्टर ले जाया गया। जैसे ही वे अपनी कोठरियों से बाहर आए, डीजी ने सुनील गुप्ता को मीडिया को यह बताने का निर्देश दिया कि अन्ना हजारे को रिहा कर दिया गया है। जब अन्ना ने टीवी पर सुनील गुप्ता का बयान देखा कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, तो वह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अरे आप टीवी पर कैसे बता सकते हो कि मुझे जेल से छोड़ दिया गया। अन्ना ने कहा कि उन्होंने अभी अंगूठा नहीं लगाया है, जो कि आधिकारिक रिहाई के लिए जरूरी होता है, और अधिकारियों पर धोखा देने का भी अन्ना हजारे ने आरोप लगाया था। आगे जाने से इनकार करते हुए एक्टिविस्ट्स ने रात एयर कंडीशन वाली कॉन्फ्रेंस रूम में बिताई, जो असल में उनका अस्थायी कैंप बन गया, और उनके समर्थक बाहर सड़क पर सो रहे थे। जेल के अंदर प्रदर्शन जारी रहा और अन्ना ने उपवास शुरू कर दिया।
उन्होंने किसी भी डॉक्टर को अपनी जांच नहीं करने दी, सिवाय अपने खुद के डॉक्टर नरेश त्रेहान के। भीड़ को देखते हुए अधिकारियों को डॉक्टर त्रेहान को पीछे के रास्ते से चुपके से अंदर लाना पड़ा। इसी बीच पूर्व जेल प्रमुख किरण बेदी अपने नए रूप यानी एक्टिविस्ट के तौर पर जेल पहुंची और उन्होंने हजारे का एक खुशहाल वीडियो रिकॉर्ड किया। यह वीडियो वायरल हो गया और सरकार पर जनता का दबाव और बढ़ गया। तनाव अपने चरम पर तब पहुंच गया जब डीजी नीरज कुमार ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी और उन पर आरोप लगाया कि वह हजारे को जेल हेडक्वार्टर में रोककर उनका काम बिगाड़ रहे हैं। केजरीवाल ने सहजता से जवाब दिया, कसम से वह मेरी नहीं सुनते, अन्ना वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। आखिरकार 19 अगस्त 2011 को सरकार ने मान लिया और रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी। इसके बाद एक्टिविस्ट को तिहाड़ से बाहर निकाला गया। लोग छतों और ट्रकों पर चढ़कर अपनी जीत का जश्न देख रहे थे। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में एक चलती बस के अंदर एक भयानक घटना हुई। 23 साल की एक फिजियोथेरेपी छात्रा और उसका दोस्त बस में सफर कर रहे थे। बस में पहले से मौजूद 6 लोगों ने दोनों को निशाना बनाया, लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, फिर दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। लड़की की हालत बेहद गंभीर थी, उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। देश ने उस लड़की को निर्भया के नाम से जाना। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहसें शुरू हुई। पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया। उनके नाम थे राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और एक नाबालिग। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजा गया। राम सिंह बस का ड्राइवर था और उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। जेल में शुरुआती दिनों में मुकेश सिंह पर दूसरे कैदियों ने हमला किया था। इसके बाद उसे सुरक्षा के लिए अलग सेल में रखा गया। पवन गुप्ता ने गिरफ्तारी के बाद अपनी गलती मानने की बात कही। राम सिंह को जेल नंबर 3 की एक सेल में रखा गया था। 11 मार्च 2013 की सुबह करीब 5:45 बजे राम सिंह अपनी सेल में फंदे से लटका हुआ मिला। जेल प्रशासन ने कहा कि उसने आत्महत्या की है। बताया गया कि उसने कंबल या कपड़ों से फंदा बनाया, लेकिन परिवार ने इस पर सवाल उठाए। उसके पिता और वकील ने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई। इसके बावजूद विवाद बना रहा। राम सिंह की मौत के बाद भी मामला आगे बढ़ा। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड ने 3 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया। वह 2015 में रिहा हो गया। बाकी 4 आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सितंबर 2013 में उन्हें दोषी ठहराया गया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। रिव्यू और दया याचिकाएं भी खारिज हो गईं। डेथ वारंट कई बार जारी हुए और टलते रहे। आखिरकार 20 मार्च 2020 की सुबह फांसी दी गई। तिहाड़ जेल में पहली बार 4 लोगों को एक साथ फांसी हुई। डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित किया। शवों का पोस्टमार्टम हुआ। बाद में शव परिवारों को सौंप दिए गए। यह मामला कानूनी रूप से खत्म हो गया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सवाल आज तक बने हुए। तो ये थी तिहाड़ जेल और उसके भीतर घटी घटनाओं की कहानियां। वो जेल जिसके हर बैरक की अपनी एक कहानी है। इन कहानियों को आपके लिए समेटा था रब्बानी और अपन ने मिलकर। किस्सा का ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने, उनकी मदद की आनंद ने। यह किस्सा यहीं खत्म होता है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।